तो कैसे हो आप लोग। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर चलते हैं इंडियन आर्मी का सेट नंबर 8 और सबसे पहले सेट नंबर 8 की जीके कराते हैं। तो देखते हैं सेट नंबर 8 में जीके का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना। तो ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने आपसे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था और कई बार जेल गए और उसके बाद वहाँ पर बहुजातीय समाज की स्थापना की और बहुजातीय समाज की स्थापना के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो कई क्वेश्चन आते हैं नेल्सन मंडेला को लेकर, जैसे नेल्सन मंडेला ऐसे विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न प्राप्त है नेल्सन मंडेला। देखो आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है जो विदेशी है। तो एक तो नेल्सन मंडेला है और दूसरे है खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको दोनों व्यक्ति के नाम याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि आज तक के इतिहास में कितने विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो 2, एक तो नेल्सन मंडेला, दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के हैं तो पाकिस्तान के, और नेल्सन मंडेला आपको पता ही होगा दक्षिण अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला को कब भारत रत्न दिया गया तो आपको याद होना चाहिए 1990 में भारत रत्न दिया गया। और खान अब्दुल गफ्फार की बात करें 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। देखो एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जुलाई, आपको ये डेट भी याद रखनी है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये थे पहले क्वेश्चन संबंधी कुछ फैक्ट और इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट नेल्सन मंडेला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। तो जब भारत आज़ाद हुआ और भारत में एक मंत्रिमंडल स्थापित तो एक सरकार बनी, तो सरकार में पहला शिक्षा मंत्री कौन बना तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यदि बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने थे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देखो क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री। और आप एक और कह सकते हो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के आज़ादी के पहले शिक्षा मंत्री रहे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। देखो 1657 की एक घटना है कि शाहजहाँ के मरने की खबर फैल जाती है, अफवाह होती है शाहजहाँ मर गया, ये अफवाह फैल जाती है। तो शाहजहाँ के जो 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र, एक तो होते हैं दारा शिखो, एक शाह शुजा, एक मुराद बख्श और एक होता है औरंगजेब।
तो जैसे ही इनके मरने की अफवाह फैल जाती है तो शाहजहाँ के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध आरंभ हो जाता है। तो इसी दौरान 1658 में औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लेते हैं। शाहजहाँ को बंदी बना लेते हैं और आगरा के किले में कैद कर रखते हैं। और मृत्यु के बाद जैसे ही शाहजहाँ की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इनको आगरा के ताजमहल में दफनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है सही कि किस मुग़ल बादशाह को उसके ही पुत्र ने कैद किया था? तो शाहजहाँ को किया था कैद। किसने किया था? औरंगजेब ने। तो आंसर क्या सही है हमारा? शाहजहाँ। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। तो शाहजहाँ को कैद किया था औरंगजेब ने 1658 में और आगरा किले में कैद कर इनको रखा गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो है, आपको याद होना चाहिए, फील्ड हॉकी। क्या है? फील्ड हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो जो हॉकी है हमारे साथ साथ एक देश का और राष्ट्रीय खेल है। किसका है? पाकिस्तान। अब क्या रखना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार गांधी भी कहते हैं, बिहार से थे। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। ये हमने बता दिया अभी कि जो राधा कृष्ण हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं। यदि बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो कोई तो प्रधानमंत्री रहे हैं प्रथम और ये रहे हैं उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध सभी बच्चों को पता होगा 1962 में हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के कई कारण थे। तो वो कई कारण होने का जो कई कारण थे वो क्या थे? देखो 1959 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो जो भारत चीन युद्ध हुआ इसके पीछे कई कारण थे। जैसे पहला कारण था कि 1959 में तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया। तो अधिकार करने के बाद जो भारत और तिब्बत के बीच 1914 में मैक-मोहन रेखा खींची गई थी, तो चीन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। मैक-मोहन रेखा, तो मैक-मोहन रेखा भारत चीन के बीच है, लेकिन ये 1914 में भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। तो चीन ने मैक-मोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और अरुणाचल प्रदेश का अपना होने का दावा किया। दूसरा, दलाई लामा। तो दलाई लामा को भारत में शरण दी गई, जो चीन का एक विरोधी था। और दलाई लामा को शरण देने के कारण दूसरा प्रमुख कारण बना चीन का भारत पे अटैक करने का। तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर अटैक किया और 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हो गया। तो डेट है कब किया था चीन ने भारत पर आक्रमण? 20 अक्टूबर को। और कब ये युद्ध विराम हो गया था? 21 नवंबर को। और इस युद्ध विराम में जैसे युद्ध विराम हुआ तो चीन ने भारत का अक्साई क्षेत्र छीन लिया, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन।
तो अक्साई चीन अब चीन के अधिकार में है। और कब ये छीना गया था? 1962 में भारत चीन युद्ध में छीना गया था। अक्साई चीन भारत का हिस्सा, लेकिन अब चीन के अधिकार में है। और इस युद्ध में 1962 के युद्ध में चीन की विजय हुई थी, भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन है, वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है? तो साल का लंबा दिन जो होता है वो होता है 21 जून। 21 जून को साल का लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है वर्ष में 21 जून को। लेकिन ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध करके, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध करके भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो ये जो उत्तर में भाग है इसको नाम दिया हमने उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे रह गया भाग इसको हमने नाम दिया दक्षिणी गोलार्ध। और जिस रेखा से हमने डिवाइड किया 2 भागों में, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है। यदि बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध की, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाता कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो आपका आंसर होता 22 दिसंबर। अब आता है क्वेश्चन छोटा दिन। तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि वर्ष का सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो यहाँ पर तो बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। देखो दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है, छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। हम बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध में छोटा दिन कब होगा, तो आपको पता ही होगा कब होगा, 21 जून को। ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। एक क्वेश्चन और बनता है कि कब दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कब दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो आपके क्वेश्चन भी याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 7, और सभी इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो जो एक तो होती है राज्यसभा, राज्यसभा ये कहाँ पर होती है, केंद्र में, देश में। एक होती है विधान परिषद, ये कहाँ पर होती है, राज्य में। देखो केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में इसी का रूप होती है विधान परिषद। तो इनको कोई भी भंग नहीं कर सकता, कोई भी भंग नहीं कर सकता। बात आती है लोकसभा की, जो केंद्र में होती है, लोकसभा कहाँ होती है, केंद्र में। और एक होती है विधानसभा, विधानसभा कहाँ पर होती है, राज्यों में। तो ये भंग होती है। तो वो भंग कौन होती है, लोकसभा विधानसभा, राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा। तो लोकसभा को कौन भंग करता है, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को कौन भंग करता है, राष्ट्रपति, और विधानसभा को कौन भंग करता है, राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, और न ही विधान परिषद को। भंग कौन होती है, लोकसभा, जिसको कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति, और विधानसभा को
कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो जो फ्रांस की राजधानी है वो क्या है? पेरिस, फैशन की नगरी। फैशन की नगरी कही जाने वाली पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। यदि बात करते हैं मॉस्को, तो किसकी राजधानी है? रूस की। और लंदन आपको पता ही होगा ब्रिटेन की राजधानी है। और रोम किसकी राजधानी है? इटली। तो वो आपको देशों की राजधानी भी याद करनी होगी। और हमारे जो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम है उनमें एक राजधानी कंपलसरी रहती है, अनिवार्य रूप से आती है। तो आपको राजधानी याद करनी होगी। तो मॉस्को राजधानी रूस की, लंदन ब्रिटेन की है, रोम इटली की है और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो जो लोकसभा होती है हमारे यहाँ पर लोकसभा, तो जो लोकसभा में बहुमत होने के बाद, मतलब लोकसभा के जो सदस्य यदि अपना बहुमत शो कर जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री चुनाव करता है कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा सदस्य एक बहुमत दिखाकर जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 11 में है श्रीलंका की राजधानी। तो श्रीलंका की राजधानी जो पहले हुआ करती थी कोलंबो। पहले राजधानी क्या थी श्रीलंका की? कोलंबो। लेकिन अब चेंज हो गई और क्या हो गई? श्री जयवर्धनेपुरा कोट। क्या राजधानी है वर्तमान में? श्री जयवर्धनेपुरा कोट। कोलंबो राजधानी नहीं रही अब जा। और यदि बात करें केनबरा, केनबरा किस देश की राजधानी है? तो केनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यदि बात है जकार्ता, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी। जकार्ता किस देश की राजधानी हुआ करती थी? इंडोनेशिया की। लेकिन इंडोनेशिया ने भी अपनी राजधानी अब बदल दी है। अब वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कालीमंतन प्रांत। क्या है? आपका देखना है कि वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नई राजधानी कालीमंतन प्रांत। और जो प्राचीन राजधानी है वो क्या है? जकार्ता। तो क्वेश्चन था 11। अब चलते अपने 12 क्वेश्चन लेकर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? देखो जो अकबर है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए एक दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। वो दरवाज़ा कौन सा था? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है और किसने बनवाया था, किसका प्रवेश द्वार है। और बात करते हैं तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और आपको एक टॉपिक और याद रखना है, फतेहपुर सीकरी से इबादत खाना, इबादत खाना। तो अकबर ने इबादत खाना जो बनवाया था वो कहाँ पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना एक स्थल था, धार्मिक स्थल, जहाँ पर सभी धर्म के गुरु इकट्ठा होकर धर्म के विवाद को सुलझाया करते थे। तो वो था इबादत खाना, जो कहाँ पर बनाया गया था अकबर द्वारा? फतेहपुर सीकरी में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में है संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? तो जो संसद के 2 सत्र होते हैं उनके बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है।
6 माह के अंतराल के अंदर ही क्या होता है, सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। और संसद का सत्र कौन बुलाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 14 में है गरबा कहाँ का नृत्य है। जो गरबा, डांडिया, गरबा, डांडिया और एक और प्रसिद्ध नृत्य है टिप्पानी। टिप्पानी, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, ये जो नृत्य है ये लोक नृत्य है किसके, गुजरात के। किसके नृत्य है, गुजरात के है। यदि उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है कथक। क्या है, कथक, कजरी, चाचरी, ये क्वेश्चन में आते हैं। हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आए थे और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। यदि असम के नृत्य की बात करते हैं तो असम का एक नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहू, काफ़ी आने वाला है एग्जाम में। और यदि राजस्थान की बात करते हैं तो गणगौर, घूमर, गणगौर, घूमर, ये दो नृत्य जो प्रसिद्ध है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन लेकर जीके के, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कौन सा है। तो झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, टाटा नगर। क्वेश्चन भी आता है कि टाटा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो टाटा नगर प्रसिद्ध है, जमशेदपुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में स्टील प्लांट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका देखना है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। तो ये थे हमारे जीके के 15 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे जीएस के 15 क्वेश्चन।